बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने चुनाव की विधियों के बारे में जाना था। दो विधियां पढ़ी थी अपन ने। पहली विधि थी जो सबसे आगे वही जीता, और दूसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जिसके अंतर्गत अपन ने दो रूप पढ़े थे। आज अपन जानेंगे भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है चुनावों के लिए, और वो विधि क्यों अपनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में भारत में चुनाव व्यवस्था के बारे में जानने की ओर। भारत में चुनाव के लिए जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को अपनाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनावों के लिए जो सबसे आगे वही जीते वाली विधि अपन ने अपनाई है। कहीं कहीं अपन ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी अपनाया है। कहाँ पर अपनाया है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो पीछे अपन ने दो रूप पढ़े थे, इनसे थोड़ी अलग है, थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, जो कि सीमित रूप में हमारे भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई है। कौन कौन से चुनावों में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव में। राज्यसभा की बात करते हैं अपन। राज्यसभा में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई गई है राज्यसभा के चुनावों के लिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनावों के लिए। आप सभी लोग जानते ही होंगे, हमारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर राज्य की जो विधान परिषदें हैं, विधानसभाएं हैं, वो करती हैं। तो प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए सीटें निर्धारित हैं कि इस राज्य से इतने व्यक्ति चुनकर राज्यसभा में आएंगे, इस राज्य से इतने व्यक्ति राज्यसभा में चुनकर आएंगे, और फिर प्रत्येक राज्य की विधानसभा उसी कोटे के अनुसार अपने सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजती है। राज्यों की विधानसभा के सदस्य इन सीटों के लिए चुनाव करते हैं। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो इन सीटों के लिए चुनाव करते हैं और राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में वोट देते हैं। कैसे वोट देते हैं? यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा था कि एक पार्टी को वोट दिया जाता है, उस तरह से यहाँ पर वोट नहीं दिया जाता। तो फिर यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ पर जो भी मतदाता है, मान लीजिए कि 4 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति खड़े हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों को वोट देता है वरीयता क्रम में। कैसे वोट देता है? मान लीजिए कि 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हैं, एक सीट पर चुनाव होने हैं, मान लीजिए 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो जो मतदाता होगा वो इस तरह से वोट करेगा कि अगर वो चाहता है ए है वो राज्यसभा में चुनकर जाए, तो अपनी सबसे पहली जो प्राथमिकता है, वरीयता क्रम है, वो 1 नंबर ए के सामने लिख देगा। फिर अगर ए नहीं जा पाए तो उसका दूसरी पसंद कौन सी होगी? तो फिर वो 2 नंबर लिख देगा यहाँ और 3 नंबर लिख देगा यहाँ। यानी कि मतदाता है वो जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चाहे 10 उम्मीदवार खड़े हों, चाहे 12 उम्मीदवार खड़े हों, सबको वरीयता क्रम में वोट देता है। यानी कि उनके सामने अपनी पसंद के अनुसार नंबर लिख देता है कि 1 नंबर पर वो किसे पसंद करता है, 2 पर किसे पसंद करता है, 3 पर किसे पसंद करता है। और जो व्यक्ति जिसको विजयी होना है, जिसको विजयी घोषित किया जाता है, उस व्यक्ति को विजयी होने के लिए मतों का कुछ निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। वो कोटा कैसे प्राप्त किया जाता है? वो इस फॉर्मूले से प्राप्त किया जाता है कि जो कुल मतदान है, कुल मत देने वाले व्यक्ति हैं, कुल मत हैं, उनमें जितने सीटों पर चुनाव हो रहा है उसकी संख्या और प्लस 1 जोड़ दिया जाता है। जो टोटल आता है उसमें फिर से 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक सीट पर चुनाव होना है, राजस्थान की विधानसभा की अपन बात करते हैं कि राजस्थान की विधानसभा को, यानी कि राजस्थान से एक राज्यसभा की सीट के लिए एक व्यक्ति चुनकर भेजना है। तो कैसे निकालेंगे वैध मतों की संख्या? कुल मतदान, यानी कि अपने यहाँ कितने व्यक्ति हैं विधानसभा में? 200 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति विजयी होना है, प्लस उसमें 1 जोड़ना है, और इसका जो भी उत्तर आए उसमें अपन को 1 और जोड़ना है। तो इसमें कितना हो जाएगा?
100 प्लस 1 आएगा और ये आ जाएगा 101। यानी कि इन तीनों में से जो व्यक्ति 101 वोट प्राप्त कर लेगा उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाएगा राजस्थान की तरफ से। अब जब वोट बढ़ते हैं तो प्रथम चरण की मतगणना होती है, यानी कि सबसे पहले जिन जिनको एक वरीयता मिली है, यानी कि एक वरीयता कितने व्यक्तियों ने दी है उसकी काउंटिंग होती है। तो मान लीजिए कि जो ए है उसको 90 व्यक्तियों ने एक नंबर पे रखा है, बी है उसको 80 व्यक्तियों ने एक नंबर पे रखा है, और जो ये सी है उसको 30 व्यक्तियों ने एक नंबर पे रखा है। कोटा क्या था? कोटा अपना आया था 101, यानी कि जिस व्यक्ति को 101 मत प्राप्त हो जाएंगे उस व्यक्ति को अपन चुनकर राज्यसभा में भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक भी व्यक्ति को 101 मत प्राप्त नहीं हुए, तो अब क्या किया जाए? तो अब दूसरे चरण की मतगणना की जाती है। दूसरे चरण की मतगणना का मतलब क्या होता है? दूसरे चरण की मतगणना में जो ये सब पहली चरण की मतगणना में सबसे कम सीट प्राप्त है, सबसे कम वोट प्राप्त है, सी को, इनको बाहर कर दिया जाता है। अब जो इनके ये 30 मतपत्र हैं उन पर दूसरी वरीयता देखी जाती है कि इन 30 व्यक्तियों ने दूसरे नंबर पर किस किस को रखा है। तो मान लीजिए इन 30 में से 22 व्यक्तियों ने इसको बी को दूसरे नंबर पर रखा और बचे हुए 8 व्यक्तियों ने ए को दूसरे नंबर पर रखा। अब इनके मतों को देखा जाता है, जोड़ा जाता है। तो जैसे कि सामने दिख रहा है, ए को प्राप्त हुए हैं 98 वोट और बी को प्राप्त हो गए 102, यानी कि बी ने प्राप्त कर लिया ये वैध मतों का कोटा। तो विजयी कौन घोषित हो जाएगा? बी विजयी घोषित हो जाएंगे और राजस्थान की तरफ से राज्यसभा में अपना पद प्राप्त करेंगे, राज्यसभा में अपनी सीट प्राप्त करेंगे। तो ये था अपनी राज्यसभा के अंदर जो अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यही प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, यही प्रणाली उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। थोड़ा सा राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है, उसमें जो अपन कहें कि मत मूल्य है वो भी निकाला जाता है। इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। अभी अपन देखते हैं इसके बारे में। मतगणना में उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीयता वोटों को गिना जाता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक नंबर पर जिन जिन व्यक्तियों को वोट मिला है, यानी कि जिन जिन के सामने एक लिखा है, प्रथम मतगणना में उन एक वरीयता वालों को गिन लिया जाता है। प्रथम वरीयता वोटों के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा प्राप्त नहीं कर पाती है तो पुनः मतगणना होती है। अभी तो मान लीजिए अपन ने एक ही सीट पर चुनाव का पढ़ा था, लेकिन मान लीजिए कि 3 सीटों पर चुनाव होते हैं राज्यसभा की। अगर 3 सीटों पर चुनाव होने हैं तो फिर एक व्यक्ति को मान लीजिए कि प्राप्त हो गए पहले चरण के मतगणना के अंदर जो वैध मतों का कोटा था वो प्राप्त हो गया। अब 2 और व्यक्ति चुनने हैं अपन को, तो बाद में उनके लिए दूसरे चरण की मतगणना की जाती है। और जब दूसरे चरण की मतगणना में भी नहीं प्राप्त होता है वैध मतों का कोटा, तो फिर से दूसरे चरण की मतगणना में जिस व्यक्ति के सबसे कम वोट हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है और उनके जो मतपत्र हैं, उनकी जो वरीयता है वो देखी जाती है। इस मतगणना में उस प्रत्याशी को निकाल दिया जाता है जिसके सबसे कम वोट मिले हैं। सबसे कम वोट मिले हैं उनको निकाल दिया जाता है और उसके मतों के ऊपर जो दूसरी वरीयता है वो उनको बांट दी जाती है, यानी कि अन्य प्रत्याशियों के पास वो मत चले जाते हैं, अन्य प्रत्याशियों में वो मत बंट जाते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या के उम्मीदवारों को विजयी घोषित ना कर दिया जाए, यानी कि 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति जितने भी हमें चुनने हैं वो जब तक नहीं पहुंच जाएं वैध मतों के कोटे की संख्या तक, तब तक इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को ही क्यों अपनाया गया? जो अपना लोकसभा का चुनाव है, जो अपने विधानसभा के चुनाव है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके अंदर हमने ये वाली पद्धति क्यों अपनाई, ये वाली प्रक्रिया क्यों अपनाई हमने? देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो अत्यंत जटिल है। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि ये पद्धति जटिल है और भारत का प्रत्येक नागरिक इस पद्धति को नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहला कारण तो
यही था कि हमने सर्वाधिक वोट से जीत की पद्धति को अपनाया। क्योंकि एक बार उस वक्त की कल्पना कीजिए जब हमारा संविधान बन रहा था, हम नए नए आज़ाद हुए थे, उससे पहले शायद भारतीयों ने कभी वोट डाले ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, शिक्षा का स्तर भी उस वक्त बहुत निम्न था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो इस तरह से कि सभी व्यक्ति हैं वो ऐसी पद्धति को अपन काम में लें कि सभी व्यक्ति उसको जान पाएँ, उसको समझ पाएँ, इसलिए हमने इस वाली पद्धति को अपनाया। सर्वाधिक वोट जो प्राप्त करेगा वो जीतेगा। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं कि वो वोट करते समय किसी प्रत्याशी को वरीयता दें अथवा दल को। ये बात अपन ने थोड़ी देर पहले ही की थी कि इसमें अपना जो सबसे सर्वाधिक वोट जो प्राप्त करेगा वो व्यक्ति जीतेगा। इस पद्धति के अंतर्गत अपने पास एक ऑप्शन होता है कि अपन किसी व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं या फिर पार्टी को देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टी भी अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती है और साथ में कोई व्यक्ति जो किसी भी दल का नहीं है वो भी खड़ा होता है। और निसंदेह लोग पार्टी को भी वोट देते हैं और कई बार जो निर्दलीय व्यक्ति है यानी कि किसी भी दल से जो व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ वो भी जीतता है, यानी कि पार्टियों को नकार कर व्यक्ति जो मतदाता है वो एक व्यक्ति को भी मतदान देता है। तो यहाँ पर उसके पास दोनों विकल्प होते हैं कि वो उम्मीदवार को वोट दे या फिर पार्टी को वोट दे। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हमें नहीं पता होता कि हमारा प्रत्याशी कौन है, हमें केवल पार्टी को वोट देना होता है। इस प्रणाली में मतदाता जानते हैं कि उसका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। ये बात तो है ही ना कि भाई हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि हमने तेरे को वोट दिया, जिताया, तूने यही काम नहीं किया, यानी कि हम इसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अपन किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे हैं, अपन पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो अपन उत्तरदायी पार्टी को ठहरा सकते हैं, किसी व्यक्ति को जाकर नहीं कह सकते। यहाँ अगर आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को वोट नहीं दिया, आप पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो अपना काम करवाने आप किसके पास जाएंगे? जबकि सर्वाधिक मत प्राप्त होगा वो व्यक्ति विजयी होगा। इस वाली पद्धति के अंतर्गत आप अपने क्षेत्र में से किसी व्यक्ति को विधानसभा सदस्य चुनते हैं तो फिर बाद में आप उसके पास पहुंच जाते हैं कि हमारे गांव में ये वाली व्यवस्था करवाइए, हमारे गांव में ये परेशानी आ रही है, बिजली की समस्या है, तो आप उसको इन कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा लेते हैं। इस प्रणाली को एक स्थायी सरकार बनने व संसदीय सरकार के सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने की आशा संविधान निर्माताओं को थी। संविधान निर्माताओं को ये था कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टी है वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है। किसी भी पार्टी के पास बहुमत की संख्या में सीटें नहीं होती हैं, तो वहाँ गठबंधन सरकारें बनती हैं। जबकि जो ये वाली पद्धति है सर्वाधिक वोट से जीत की पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत कोई एक दल होता है जो कि बहुमत प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे दो दलों वाली व्यवस्था बन जाती है। जैसे कि यूके में है, दो बड़े दल उभर के आते हैं और वो आपस में कंपटीशन के द्वारा कभी किसी दल की सरकार, कभी किसी दल की सरकार बनती रहती है। तो गठबंधन सरकार ना होने की वजह से एक तो सरकारें स्थायी बनती हैं और दूसरी जो संसदीय प्रणाली है जो कि अपन ने अपनाई है वो अपन अपने कार्यपालिका वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके लिए भी ये वाली पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है। सामान्यतः इस प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन जिन देशों में ये प्रणाली अपनाई हुई है वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था उभर जाती है, यानी कि दो बड़े दल उभर कर आते हैं और उन दलों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो अब देखिए इस वजह से क्या हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस वाली पद्धति को अपनाया हमारे मुख्य जो चुनाव हैं उनके लिए। लेकिन जैसे कि आशा की गई थी वैसा नहीं हुआ। हम सभी देख रहे हैं कि शुरू में तो क्या हुआ था कि हमारे जो लोकसभा चुनाव थे उनमें एक ही दल का वर्चस्व था, विपक्ष तो केवल नाम का था। हम सभी जानते हैं उस वक्त कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी और बहुमत में काफ़ी वर्षों तक यही पार्टी रही थी। कुछ समय बाद में अपन ने देखा कि गठबंधन सरकारें भी बनने लगी और जहां की संविधान निर्माताओं की उम्मीद थी कि केवल दो बड़े दल उभर के आएंगे, इसकी बजाय बहुत सारे दल उभर कर आए, बहुत सारे दलों को मौका मिला और बहुत बार गठबंधन सरकारें बनी। लेकिन फिर भी इस पद्धति के द्वारा एक आम नागरिक है वो जान पाया चुनाव प्रणाली को, जुड़ पाया चुनाव प्रणाली से और अपना एक प्रत्याशी, अपना व्यक्ति, अपना प्रतिनिधि भेज पाया। तो निसंदेह है ये प्रणाली अभी भारत की
परिस्थितियों के अनुकूल है और इससे हम एक अपना मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनकर इस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अपना एक अभूतपूर्व योगदान देते हैं। सवाल ले लेते हैं, भारत में चुनाव की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया और क्यों अपनाया गया? हम भारत में हम सभी जानते हैं, अभी अभी अपन ने पढ़ा है कौन सी प्रणाली को अपनाया गया, जो सबसे आगे वही जीता। ये वाली प्रणाली अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने इसको अपनाया उस वक्त शिक्षा का स्तर बहुत कम था और अन्य जो दूसरी प्रणालियां हैं वो काफ़ी जटिल हैं। और दूसरी बात, अगर अपन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो उसमें मतगणना में भी बहुत लंबा समय लगता है, मतगणना में बहुत बड़ा टाइम लगता है, उसके लिए बहुत बड़ा अपन कहें कि एक प्रशासन चाहिए और बहुत समय लगता है उसमें। उसकी मतगणना भी एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे उपयुक्त यही वाली प्रणाली है जो सबसे आगे वही जीता। भारत में संसद के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने में क्या क्या बाधाएं संविधान निर्माताओं ने महसूस की होंगी, क्या बाधाएं महसूस की संविधान निर्माताओं ने, इस बारे में आपको सोचकर समझकर लिखना है। धन्यवाद।